आज की तारीख में हर बीमारी के लिए एक डॉक्टर है। चाहे आपको ज़ुकाम हो गया हो, चेस्ट पेन है या स्किन इश्यूज़ है। इन सब प्रॉब्लम्स के लिए आप एक डॉक्टर के पास जाके अपनी प्रॉब्लम सुना सकते हो। बट व्हाट अबाउट व्हेन यू वर लिटिल? बचपन में आप अपनी तकलीफ बता नहीं सकते थे। तब पेरेंट्स का भरोसा सिर्फ एक डॉक्टर पे होता था। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट अ पीडियाट्रिशियन। ये डॉक्टर्स आपके रोने से लेके सोने तक और चलने से लेके बोलने तक आपकी हर खामोशी को समझ के उनका ट्रीट करते हैं। ऐसी ही स्पेशलाइज्ड फील्ड को डिकोड करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर मनन अरोरा, अ पीडियाट्रिशियन एंड नियोनेटोलॉजिस्ट फ्रॉम आनंद, जिन्होंने अपनी रेसिडेंसी में हजारों बच्चों को ट्रीट किया है। सो वेलकम डॉक्टर मनन। Thank हाउ you. आर यू डूइंग? I'm doing good. सो यूजुअली जब हम लोग पीडियाट्रिशियन की बात करते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स को एक समवॉट आइडिया तो रहता है कि एक पीडियाट्रिशियन क्या होता है, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पीडियाट्रिशियन एंड अ नियोनेटोलॉजिस्ट? ओके, सो पहले मैं ये चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि नियोनेटोलॉजी एक ऐसी ब्रांच ऑफ पीडियाट्रिक्स है जो सिर्फ बेसिकली बेबीज़ या जो 28 डेज़ के नीचे जो बच्चे होते हैं उनके साथ डील करती है। अब आई मस्ट से कि जितने भी पीडियाट्रिशियंस जो उनके रेजिडेंसी के टाइम में ट्रेन हुए होते हैं वो डेफिनेटली नियोनेटोलॉजी में ट्रेन हुए होते हैं। हम एज ए नियोनेटोलॉजिस्ट सिर्फ थोड़ी एडवांस ट्रेनिंग के साथ जो लेटेस्ट प्रोटोकॉल्स के साथ अपडेटेड रहते हैं और डेडिकेटेडली हमने 1 साल या अगर आप डीएम करते हो तो 3 साल हमने सिर्फ नियोनेट्स के साथ काम किया होता है। अगर आप देखें तो आज भी काफ़ी सारे पीडियाट्रिशियंस हैं और आई गेस मेजर पीडियाट्रिशियंस जो नियोनेट्स के साथ डील कर सकते हैं एंड दे आर डूइंग गुड, जो काफ़ी एक्सपीरियंस पीडियाट्रिशियंस है। बट एज अ नियोनेटोलॉजिस्ट जो जिनका डेडिकेटेड वर्क सिर्फ बेबीज़ के साथ रहता है तो वो ये एक ऐसी ब्रांच है पीडियाट्रिक्स की जो सिर्फ बेबीज़ के साथ डील कर सकती है और उनके फॉलोअप के साथ डील करती है। सो बेसिक डिफरेंस ये है। बाकी आई मस्ट से कि हर एक पीडियाट्रिशियन को भी नियोनेटोलॉजी में ट्रेनिंग उतनी ही मिलती है, सिर्फ हमारे पास ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा होता है। अ स्पेशलाइज्ड सर्विस बेसिकली। स्पेशलाइज, यस। Okay. So not a lot many people know about this, पर एक अडल्ट का अनाटमी और एक बच्चों का अनाटमी बहुत डिफरेंट होता है, राइट। राइट? सो व्हाट आर सम चैलेंजेस और हाउ डू यू मैनेज दैट बेसिकली, कि उसको कैसे ट्रीट करते हैं? बेसिकली आई विल ओनली से कि जो बच्चे होते हैं और जो बेबीज़ बेसिकली, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट अडल्ट, सो द मेजर थिंग जो रोल प्ले करती है वो दैट इज़ इम्यूनिटी। जो बच्चे की इम्यूनिटी होती है दे आर स्टिल अडेप्टिंग। काफ़ी ऐसी इम्यूनिटी होती है जो बाय बर्थ होती है, काफ़ी ऐसी होती है जो अडेप्ट करते हैं। और अडल्ट्स की बात करें तो दे आर आई गेस पैसिवली इम्यून, उनको वैक्सीनेशन भी काफ़ी कोर्स हुआ होता है। सो इट्स लाइक एक जर्नी होती है जो बेसिकली बेबी से लेके अडल्ट तक जाती है, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें अडेप्ट होती है। सो इट्स जस्ट अबाउट इम्यूनिटी एंड येस, अगर आप बेबीज से डील करने की बात करो या बच्चों से डील करने की बात करो, सो उनका जो बेसिकली बॉडी का मैकेनिज्म होता है दे आर वेरी वल्नरेबल। आई एम नॉट सेइंग कि अडल्ट्स भी वल्नरेबल नहीं होते, बट येस उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा केयर ज़्यादा लगता है। सो बेसिकली उनके इट्स जस्ट अबाउट हाउ अ बॉडी अडेप्ट्स। बच्चों को यस, ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है थोड़े प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट की, एग्जैक्टली राइट? राइट। सो इज दिस ऑल्सो ट्रू फॉर व्हेन यू आर ट्रीटिंग देम? या ट्रीटमेंट के डेफिनेटली, टाइम पे भी सेम डेफिनेटली चीज? यस। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट आइडियली उनको ध्यान रखनी चाहिए, लाइक एज अ डॉक्टर और आपके हॉस्पिटल में जो भी है, उनको क्या चीज़ों की ध्यान रखनी पड़ती है जब वो एक बच्चे को व्हेन दे आर टेकिंग केयर ऑफ देम? राइट। सो अगर हम इसमें बात करते हैं बेबीज लाइक नियोनेट्स की, सो द मेजर रोल जो प्ले करता है दैट इज़ एसेप्सिस, जैसे इन्फेक्शन से बचाना। सो हर एक बच्चे के पास एक ग्रोथ पोटेंशियल पहले से होता है। अगर आप सिर्फ सेप्सिस या इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करो तो ऐसा बोलते हैं कि यू आर हाफ बैटल वन। ऐसा है कि आप ऑलरेडी हाफ द वे 50% आपने बैटल जीत ली है। बाकी जो मेजर चीज़ें हैं दैट इज़ लाइक वेरी सब्जेक्टिव, बेबीज़ या बच्चे से बच्चों में फ़र्क पड़ता है। सो ये बात रही बेबीज़ की। अगर हम बात करते हैं इन्फेंट्स या प्रॉपर पीडियाट्रिक एज ग्रुप की, सो इसमें बेसिकली येस आपको एक्स्ट्रा केयर देना पड़ता है। नो डाउट उन्होंने इम्यूनिटी अडेप्ट कर ली है, ये टाइम पे वैक्सीनेशंस भी हो गए हैं, बट येस दे आर स्टिल प्रोन टू सर्टेन सॉर्ट्स ऑफ डिजीजेस, इलनेस, इन्फेक्शंस। सो आई गेस अनलेस एंड until they are like completely grown up teenager, so chances of infection still remain high even though vaccinated, but ऐसा बोलते हैं like even though if you are vaccinated 99% you are immune, but yes उसमें थोड़ा ज़्यादा केयर चाहिए होता है। ओके। सो आपकी बातों से इतना तो पता चल रहा है कि एक पीडियाट्रिशियन को कब कंसल्ट करना है, उसका एज ग्रुप अलग Yes, होता है। एक नियोनेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने का एक टाइम फ्रेम अलग होता है, राइट? yes, सो अकॉर्डिंग टू यू, पेरेंट्स जितने भी अभी पेरेंट्स बन रहे हैं, उनको
कब एक पीडियाट्रिशियन और नियोनेटोलॉजिस्ट को कब कंसल्ट करना चाहिए? ओके। सो ये पेरेंट्स सब सारे पेरेंट्स को मैं एक ही एडवाइस देना चाहूँगा कि आप जिसे भी कंसल्ट करें लाइक अ पीडियाट्रिशियन, एंड डेफिनेटली अगर आप नियोनेटोलॉजिस्ट है तो उसने भी पीडियाट्रिक्स पहले किया ही होगा। सो आप जिसे भी कंसल्ट करें, पीडियाट्रिशियन या नियोनेटोलॉजिस्ट, सो आफ्टर बर्थ आप बेसिकली कंसल्ट करना शुरू करते हैं। सो मेक श्योर कि आप 1 ईयर तक आपके विजिट्स रेगुलर रखें। आई वुड से क्या, जैसे फर्स्ट मंथ में एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स आप मिलाएं, फिर उसके बाद एवरी मंथली टिल 6 मंथ्स, फिर 3 मंथली, आफ्टर 1 ईयर आप उसको 2 to 3 मंथली में शिफ्ट कर सकते हैं। और एटलीस्ट अप टू 12 to 15 ईयर्स आपको अपने पीडियाट्रिशियन के साथ कंसल्ट करना है। वैसे हमारी फील्ड 18 ईयर्स तक के बच्चों को इंक्लूड करती है, बट आई विल प्रेफर कि आप 15 ईयर्स तक फिर कर सकते हो। फिर वो बॉडी का कंपोजिशन कैसा है, वेट कैसा है, हाइट कैसा है, सो उस हिसाब से फिर यू कैन इवन कंटिन्यू विद द डोजेस विच अडल्ट रिक्वायर्ड। सो एटलीस्ट 15 ईयर्स तक तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन के साथ, आफ्टर 1 to 2 ईयर्स आप एवरी ईयरली एक बार दिखा सकते हो कि ग्रोथ कैसा है, वेट गेन कैसा है, डेवलपमेंट कैसा है। सो हमारी फील्ड 18 ईयर्स तक डील करती है। सो आई थिंक टाइम इज़ अ वेरी क्रूशल पॉइंट ये चीज़ को लेके कि Right. आप कौन से एज ब्रैकेट में कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जी। करेक्ट? सो देर इज़ अनदर वेरी कॉमन टर्म गोल्डन आवर, जो हम लोग यूजुअली कार्डियोलॉजी और उन सब में ज़्यादा यूज़ होता है, राइट? Right. सो आई एम प्रिटी श्योर पीडियाट्रिक्स और नियोनेटोलॉजी में भी एक ऐसा गोल्डन आवर Yes. का एक टर्म होता है। सो व्हाट इज़ दैट अबाउट? ओके। सो हम जब बात करते हैं गोल्डन आवर की, सो ये बेसिकली गोल्डन आवर बर्थ के बाद का जो फर्स्ट क्रूशियल आवर होता है, उसे गोल्डन आवर कहते हैं। एंड यस, ये गोल्डन इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसमें थोड़ी चीज़ों पे ध्यान रखा जाए तो डेफिनेटली बच्चों पे उसका एक बहुत एडवांटेजेस इफ़ेक्ट मिलता है। सो ये जो गोल्डन आवर होता है वो बेसिकली फर्स्ट क्रूशियल आवर होता है आफ्टर बर्थ, और ये फर्स्ट आवर में बेसिकली आपको जो चीज़ें इनिशिएट करनी होती है, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग फर्स्ट आवर में मिल ही जाना चाहिए बच्चे को, वार्मथ देना है बच्चे को, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट देना है। सो ये आवर में जो आप चीज़ें देते हैं बच्चों को, जो प्रोवाइड करते हैं, वो उसकी आगे की सर्टन स्टेज तक उसकी लाइफ डिसाइड करता है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिसाइड करता है। इसलिए हम इसे बोलते हैं गोल्डन Golden आवर। hour, यस। correct. So is vaccination also a part of this golden hour? Like any type of vaccination जो हम लोग immediately newborn को देते हैं? सो वैक्सीनेशन बेसिकली गोल्डन आवर का पार्ट नहीं है एज ऑफ नाउ, बट येस देर आर वैक्सीन्स जो बच्चे को बर्थ के बाद एटलीस्ट फर्स्ट 24 आवर्स में मिल जानी चाहिए, और उसके बाद उसका रूटीन शेड्यूल होता है। बट जो उसका फर्स्ट डोज जो हम वैक्सीन का बोलते हैं, जिसमें 3 वैक्सीन्स रखी जाती है, मेनली BCG, हेपेटाइटिस बी और पोलियो, ये ट्राई कीजिए कि 24 आवर्स में बच्चे को मिल जाए। अब येस, उसमें भी एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि अगर बच्चे को NICU में रखा है, वेट कम है बच्चे का, सो देर आर सर्टन एक्सेप्शंस, वेट क्राइटेरियाज होते हैं। सो वो सब लाइक चीज़ें हैं जो एक्सेप्शंस में आती है, बट ऐसी वैक्सीन है जो फर्स्ट 24 आवर्स में दे देनी चाहिए। फिर उसके बाद जो रूटीन वैक्सीनेशन शेड्यूल होता है वो फॉलो करना होता Follow है। करना होता यस। है। So a very interesting term that you've used right now is NICU. यस। हम लोग ने बहुत बार इंटेंसिव केयर यूनिट ICU हम लोग ने बहुत बार सुना है, बट व्हाट इज NICU? ओके, सो NICU बेसिकली इज नियोनेटल ICU। नियोनेटल मतलब बच्चों का ICU। सो अभी NICU हम, जैसे कि काफ़ी लोग को पता है, काफ़ी लोग को नहीं। सो NICU, आई पर्सनली से कि NICU एक ऐसा वर्ड है जो काफ़ी लोग को एक बार के लिए डरा देता है कि अगर बच्चे को NICU में रखना रहेगा। बट मुझे सिर्फ ये चीज़ आपको क्लियर करनी है कि NICU में से सिर्फ सीरियस बच्चों को नहीं रखते। वेल, थोड़े बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ फ्यू डेज़ के लिए या फ्यू आवर्स के लिए ऑब्जर्वेशन पे रखना होता है। थोड़े बच्चे ऐसे होते हैं जिनका वेट कम होता है। थोड़े बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ नर्सिंग केयर की ज़रूरत होती है। सो NICU में येस, वी डील विद सीरियस बेबीज़ टू, बट एट द सेम टाइम जिन्हें सिर्फ केयर चाहिए होती है, थोड़ी जिन्हें extra सिर्फ care ऑब्जर्वेशन, यस, एक्स्ट्रा केयर। सो हम वो बच्चों को भी NICU में रखते हैं। सो Okay. NICU इज़ जस्ट अ प्लेस जहाँ पे एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन, एक्स्ट्रा केयर बच्चों को मिलती है। ओके। सो ओवरऑल आपके, एज वी नो कि आपके पूरे फेलोशिप और रेसिडेंसी में आपने हज़ारों बच्चों को ट्रीट किया हुआ है, राइट? जी। सो एनी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस और अ मोमेंट कि जहाँ पे आपको लाइक एक रियलाइजेशन फेज आ गया कि दिस इज़ द राइट जॉब? ओके। सो वेल, एक्सपीरियंस तो वैसे काफ़ी हुए हैं, बट येस, आई मीन देयर वर सर्टेन स्टेजेस जहाँ पे मुझे ऐसा फील हुआ था कि यार ये चीज़ है जिसकी दैट मेक्स अ सेटिस्फाइड। आई मीन सी, NICU में डील करना इज़ ऑल अबाउट पेशेंस। द गेम इज़ ऑल अबाउट पेशेंस। आप बच्चों को कितना टाइम देते हो, इट इज़ इवन अबाउट प्रेजेंस।
एंड आपका प्रेजेंस वहाँ पे होना ज़रूरी है. सो येस, ऐसे एक्सपीरियंसेस बने हैं जहाँ पे हमारा लाइक हमने बहुत ही टाइम दिया है. लाइक द बच्चा वाज रियली अ वॉरियर. उसने ऑलमोस्ट मोर देन 100 डेज एनआईसीयू में स्टे किया था एंड वी सक्सेसफुली डिस्चार्ज. बट जो डे पे हमने डिस्चार्ज किया था, वी वर रियली सेटिस्फाइड. तो येस, उस दिन हमें ऐसा लगा था कि नहीं, लाइक दिस फील्ड इज़ रिवॉर्डिंग बट इन सम अदर वेज. नॉट फाइनेंशियली बट येस, जो उस टाइम लाइक फाइनेंशियली भी है, नो डाउट. बट येस, आपको थोड़ी चीज़ें और है जो आपको और सेटिस्फाई कर सकती है ये पर्पज से ज़्यादा. एक इमोशनली सेटिस्फाइंग ज़्यादा एग्जैक्टली, है, हाँ. राइट? सो अगेन दिस वाज अ वेरी प्रोफेशनल अप्रोच, पर अगर मैं आपको ऐसा पूछूं कि द फर्स्ट टाइम दैट यू हेल्ड अ बेबी इन योर आर्म्स, व्हाट वाज दैट फीलिंग अबाउट? आई नो रिलेटिवली एज अपना Yes. थोड़ा यंग है, बट स्टिल you've gained that experience. यस. सो आई स्टिल रिमेंबर, मैंने ही लाइक मेरे ही कज़िन सिस्टर को जब डॉटर हुई थी एंड आई लिफ्टेड हर अप एंड एट द सेम टाइम आई वाज वेरी नर्वस. बट एट दैट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज कि नहीं यार, दिस इज़ द फील्ड वेयर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. कि एक बच्चे की छोटी सी स्माइल हो गई एंड यू नो द गिगल्स विच दे मेक, द इंटरेक्शन. So at that moment I realized कि नहीं, I really wanted to do something in field of pediatrics, in neonatology. And neonatology was something that hit me while I was doing my MD in pediatrics. So yes, उस टाइम पे फीलिंग काफ़ी अच्छी थी. I was very nervous, but yes, I was very happy seeing babies. So and pediatrics में जब मैं NICU में काम करता था, so हम लोग बेबीज़ से like 24/7 इंटरेक्शन बेबीज़ के साथ ही रहता था. So we used to enjoy a lot उनकी कंपनी, द वियर्ड एक्सप्रेशंस एंड यू नो एवरी सिंगल थिंग. उनके केयर लेने में जो हमें चीज़ें करनी पड़ती थी. सो येस, उस टाइम पे आई फेल्ट वेरी सेटिस्फाइड, आई फेल्ट वेरी हैप्पी. सो दैट वाज द पॉइंट आई डिसाइडेड कि आई वांटेड टू डू इवन नियोनेटोलॉजी. Okay. So for me personally, it is a very challenging task कि जब भी बेबी को हाथ में पकड़ना हो, I get very nervous usually because मुझे यही चीज़ डर लगती है कि you know the way we hold, शायद ज़्यादा प्रेशर आ गया, बेबी को कुछ नुकसान हो गया, या यूजुअली बेबी की स्किन भी बहुत काफ़ी सेंसिटिव होती है, राइट? सो ऐसे सब चीज़ों को लेके मैं यूजुअली बहुत वरीड रहता हूँ कि लाइक यू नो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होते. यस. सो मूविंग ऑन टू दैट, उसी से रिलेटेड है कि ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स या ऐसे होते हैं जो न्यू बॉर्न्स को हम लोग यूज़ कर पाएँ, बिकॉज आई नो हम लोग प्रोडक्ट्स काफ़ी एडवाइस नहीं करते एक नए बच्चे को Yes. लाइक यू नो यूज़ करना, बट एनी स्पेशल प्रोडक्ट्स दैट यू कैन रिकमेंड फॉर न्यू बॉर्न्स? ओके. सो जस्ट टू एड्रेस दैट, उसके पहले मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि काफ़ी बार ये पेरेंट्स के क्वेश्चन रहते हैं कि सर हम बेबी का बॉर्न हुआ है तो हम डे 1 से मॉइस्चराइज करें कि नहीं करें, कौन सी क्रीम लगाए. और काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि बेबी के ऊपर कुछ येलो वाइटिश स्टिकी सब्सटेंस रहता है आफ्टर बर्थ. सो द बेसिक थिंग आई वांट टू शेयर इज़ कि फर्स्ट 24 टू 48 आवर्स में बच्चे को कुछ भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. जो येलो कलर का स्टिकी सब्सटेंस उसके ऊपर रहता है उसको बोलते हैं वर्निक्स. वो बेसिकली एक लूब्रिकेंट है जो बच्चे को वार्मथ देता है और काफ़ी सारे सुपरफिशियल इन्फेक्शन से बचाता है. अब बेबी प्रोडक्ट्स को लगाना कब है बेसिकली? येस, एक बार उसका अम्बिलिकल कॉर्ड फॉल ऑफ हो जाए, जब से आप उसका बेदिंग शुरू कर सकते हैं. उसके बाद आपको सिंपल बच्चे को मॉइस्चराइज करना है. वेल आई जस्ट से द बेस्ट मॉइस्चराइजर इज़ अ कोकोनट ऑयल. हम लोग तो ये, Coconut oil. हाँ एग्जैक्टली, Okay. हम कोकोनट ऑयल ही बोलते हैं. अब काफ़ी सारे बच्चों को ये सूट नहीं करता. सो अगर आप, मेरे हिसाब से आप कोई भी फैंसी प्रोडक्ट्स पे ना जाए, वेर उसके पहले जो प्रोडक्ट आप अपने बच्चे के लिए यूज़ कर रहे हैं उसका लेबल पढ़े. उसके ऊपर सर्टेन इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए जैसे कि डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, फ्रेगरेंस फ्री, पैराबिन सल्फेट फ्री. करेक्ट. एंड कोई भी अगर आप प्रोडक्ट यूज़ करने वाले तो एटलीस्ट उसका पैच टेस्ट हाथ या पैर पे कीजिए. ठीक है. सो आई जस्ट से कि फैंसी प्रोडक्ट्स पे ना जाइए, रादर देन जो भी अपने बच्चे को सूट होता है पहले लेबल पढ़िए एंड बहुत स्मार्टली अपने बच्चे के प्रोडक्ट्स को शॉप कीजिए. वेल देर आर मैनी ब्रांड्स. मैं पर्सनली तो कोई अभी ऐसे रिकमेंड नहीं करता, बट येस देर आर मैनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो प्योरली बेबी प्रोडक्ट्स बनाती है एंड दे आर डूइंग गुड. सो किसी भी प्रोडक्ट को चूज़ करने से पहले आई गेस आपको उसका लेबल पढ़ लेना है और अपने बेबी के ऊपर एक छोटा सा पैच टेस्ट करके देखना है. एक बार और try कर लेना है. यस, और अननेसेसरी प्रोडक्ट्स नहीं खरीदने. ओनली बेबी मॉइस्चराइजर, बेबी क्लेंजर, बेबी शैम्पू, दैट इज इट. बिकॉज पेरेंट्स का एक टेंडेंसी होता है कि ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं. Yes. एंड प्रीटी श्योर एक्साइटमेंट इज नॉट द राइट वर्ड, बट बिकॉज उनके लिए भी ये पूरा प्रोसेस नया है, सो दे ट्राई टू गिव एवरीथिंग टू द चाइल्ड हाँ. कि ये भी लगाओ, ये भी पहनाओ, ये भी टीका भी कराना है, सब चीज़ करानी है. So I feel it is not about
who cares much, or it is not about over caring, it is about smart caring, कि आप अपने बच्चे को कितना स्मार्टली केयर देते हो. सो ओवर केयर बिल्कुल नहीं करना सो है. बेसिक एक बोलते हैं ना, अगर मैं एक चार्ट बना दूँ, Right. बेसिक डूज एंड डोंट्स आप क्या सजेस्ट करोगे पेरेंट्स के लिए जो नए पेरेंट्स बने हैं? ओके, सो डूज एंड डोंट्स, डेफिनेटली फर्स्ट थिंग कि 6 मंथ्स तक जो पहली, लाइक आई एम टॉकिंग वेरी ब्रॉडली, 6 मंथ्स तक सिर्फ मदर्स मिल्क या फॉर्मूला मिल्क, उसमें आपको कोई बच्चे को हनी वगैरह नहीं देना, तो ये डोंट में आ गया. पर डूज में आपको सिर्फ मदर्स मिल्क या फॉर्मूला मिल्क देना है. नो काउज मिल्क, नो बफेलो मिल्क. दूसरा, बच्चे को मेक श्योर करना है कि वैक्सीन मिल रहा है. इसमें देर शुडंट बी एनी नेग्लिजेंस. आप शायद से गवर्नमेंट में लगाओ या प्राइवेट में, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. थोड़ा पेन फीवर का रहता है, बट दैट्स फाइन. तीसरा, मेन जो फर्स्ट 24 आवर्स की मैं अगर आपको गाइडेंस की बात करूँ, तो येस, बच्चे को वार्मथ देना है. बच्चों को एटलीस्ट फीडिंग 2 आवरली देना है, और ज़्यादा ओवर क्राउडिंग नहीं करना एट द सेम टाइम. बच्चे को उसके हिसाब से रेस्ट करने देना है. और येस, डू नॉट डू एनीथिंग विच इज़ ओवर टू द बेबी. नीदर ओवर ड्रेस, नीदर यूज़ प्रोडक्ट्स इन ओवर क्वान्टिटी, ठीक है, नीदर ओवर फीड. और आई गेस बच्चा हमेशा कोई ना कोई लैंग्वेज में कम्युनिकेट करता है, इधर बाय क्राइंग और इधर बाय सम और द अदर. तो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट एंड ऑब्जर्व करते रहना ऑब्जर्व करते रहना पड़ेगा. यस. सो पेरेंट्स को कितना फ्रीक्वेंटली एक पीडियाट्रिशियन या नियोनेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए? बिकॉज आफ्टर बर्थ एक बड़ा क्वेश्चन रहता है कि भाई पेरेंट्स भी रहते हैं हम लोग के इंडियन सोसाइटी में, देयर आर पेरेंट्स ऑल्सो, बहुत सारे रिलेटिव्स भी होते हैं जिनको सो कॉल्ड पता है बच्चों को क्या चाहिए होता है, उनको पहले से पता होता है, राइट? एक पीडियाट्रिशियन को कितने फ्रीक्वेंटली दिखाना चाहिए? ओके, सो अगर आफ्टर बर्थ की बात करूँ, तो एटलीस्ट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ डिलीवरी आपको मेक श्योर करना है कि आप एक विजिट पीडियाट्रिशियंस को, लाइक नियोनेटोलॉजिस्ट, जिसे भी आप कंसल्ट करते हो, आप दे सको. उसके बाद जो सेकेंड विजिट शुड बी एट द टाइम जब मदर को डिस्चार्ज किया जा रहा है, लाइक ऑन द 3rd डे और द 5th डे, वेदर मदर का सीजर हुआ है या नॉर्मल डिलीवरी. उसके बाद देर शुड बी विजिट ऑन आफ्टर 7 days, दैट इज ऑन द 10th to 14th डे के बीच में आप एक विजिट करो. और उसके बाद अगर बच्चे का ग्रोथ अच्छा है, देन आफ्टर 1 month आप जा सकते हो जब वैक्सीनेशन का टाइम हो. और उसके बाद एवरी वैक्सीनेशन पर आप विजिट करो. सो एटलीस्ट फर्स्ट मंथ में आप मेक श्योर कीजिए कि 3 से 4 विजिट हो. और उसके बाद एटलीस्ट वंस अ मंथ जब वैक्सीनेशन का रूटीन होता है और जब वैक्सीनेशन का टाइम होता है, तब आप विजिट कर सकते हो. सो दैट इज बेसिकली जितना भी है टाइम फ्रेम आफ्टर बॉर्न के फर्स्ट ईयर तक ही Yes. ज़्यादा फ्रीक्वेंट आपको रहना Exactly, पड़ता है, yes, राइट? yes, yes. ओके. और उसके बाद से हाउ इन्वॉल्व आर यू इन द प्रोसेस? बेसिकली जब बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, प्रॉपर टाइम पे वैक्सीनेशंस मिल रहे हैं, सो उसके बाद आपका इन्वॉल्वमेंट कितना रहता है आफ्टर अ ईयर? राइट. सो एटलीस्ट आपने जैसा कहा कि 1 year तक, तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि एटलीस्ट टिल 6 months आप 1 monthly तो एक बार विजिट कीजिए. उसके बाद 2 monthly टिल 1 year ऑफ एज तक. और उसके बाद आप 2 to 3 monthly जा सकते हो. बट येस, जो मेन गेम होती है, इट इज़ आफ्टर 1 to 2 years. आई टेल यू वाई. बिकॉज इसमें ये होता है कि बच्चे का जो मेन ग्रोथ, वेट, डेवलपमेंट, माइलस्टोन्स, बच्चे का डाइट, सर्टन इश्यूज़, सो ये ऐसे होते हैं जो बच्चे एटलीस्ट 1 year के बाद भी इन्हें ये इश्यूज होते हैं. तो जस्ट टू स्क्रीन दैट हम बेसिकली बच्चे को फॉलोअप पे रखते हैं. एंड नॉट इवन सिर्फ बच्चे के बारे में बात करें तो, बट इवन पेरेंट्स को भी पेरेंटिंग में इश्यू होता है. सो वी पर्सनली रिकमेंड कि एटलीस्ट डिफरेंट एज पे पेरेंट्स फेस डिफरेंट प्रॉब्लम्स, हाउ टू टैकल दिस. वेल, इवन इफ इट टॉक अबाउट पुअर वेट गेन, जैसे वेट गेन कम है बच्चे का, या बच्चे के ज़्यादा टेंट्रम्स है, उस चीज़ को कैसे टैकल करना. सो इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट कि हम बच्चों के ही फॉलोअप से लाइक रेगुलर है, बट हम एटलीस्ट पेरेंट्स का भी देखते हैं कि उनको पेरेंटिंग कितना कंफर्टेबल हो रहा है, आर दे फेसिंग एनी प्रॉब्लम और नॉट. सो एज अ गाइड फॉर पेरेंट्स हम लाइक पेरेंटिंग का भी गाइडेंस देता है एट द सेम टाइम. सो आई गेस 1 year के बाद भी उतना ही क्रूशल टाइम है जितना 1 year के पहले है, बट सिर्फ ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है. ओके. बिकॉज जब हम लोग न्यू बॉर्न्स की बात करते हैं या इन जनरल बच्चों की बात करते हैं, इंटरनेट पे यू गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके, देयर वाज अ सेलिब्रिटी, मैं नाम नहीं लूँगा ऑब्वियसली, बट सेलिब्रिटी सेड कि जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है उसको हनी चटा देना है, ओके. राइट? एज आई टोल्ड यू कि इंडियंस में बहुत सारे ट्रेडिशंस होते हैं जो बहुत वेराइटी ऑफ पीपल दे फॉलो इट. सो आपके हिसाब से एज यू मेंशन के लाइक हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि कौन सी चीज़ें बच्चों को देनी है इन टर्म्स ऑफ फूड, वो बहुत ध्यान देना होता है. सो व्हाट आर द सुपर फूड्स फॉर बेबी? ओके. सो पहली चीज़ मैं ये एड्रेस करना चाहूँगा कि जैसे हनी,
तो सिर्फ ना ही हनी बट इंडिया में एटलीस्ट विलेजेस में बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि हनी के अलावा गुट्टी या पानी या कुछ और बच्चे को देना अपार्ट फ्रॉम मदर्स मिल्क। सो आई गेस इट इज़ वेरी मच रॉन्ग, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी बार जानलेवा भी हो सकता है। और 6 मंथ्स तक अगर मैं सुपर फूड की बात करूँ, जैसे आपने सुपर फूड कोट किया, सो सुपर फूड 6 मंथ्स तक जो है दैट इज़ ब्रेस्ट मिल्क। ओके। और ब्रेस्ट मिल्क को सुपर फूड हम इसलिए कहते हैं बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अवेलेबल फॉर द बेबी फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। सेकेंडली इट इज़ टोटली फिल्ड विथ ऑल दी एंटीबॉडीज जो बच्चे को Those are रिक्वायरमेंट है। essentials to the newborn. Exactly, essential nutrients in the right quantity and it is easily accessible to the baby. Correct. So ये सुपर फूड हमने इसलिए ब्रेस्ट मिल्क को सुपर फूड लेबल किया क्योंकि इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे एंटीबॉडीज, वेल सारी वाइटामिन्स जितने बच्चे को चाहिए होती है उतना इनफ क्वांटिटी में होता है जिससे बच्चे का natural. ग्रोथ अच्छा हो सके। Correct. So it's a natural process जो Yes. भगवान ने करके दिया, so might as well we Exactly, follow yes, that. yeah. करेक्ट। बच्चों का एक अटेंशन स्पैन जो होता है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, सो आर पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? यस, पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है काफ़ी हद तक, बट अगर स्क्रीन टाइम कम की जाए, जितना अलाउड है उतना दी जाए, तो यस बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट आप राइट डायरेक्शंस में दे सकते हैं। और साथ में बच्चे को जो उनके लिए टॉयज़ है उनके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व करें, सोशल गेम्स में ज़्यादा इन्वॉल्व करें, इंटरैक्टिव गेम्स में रादर देन स्क्रीन टाइम। सो डू यू हैव अ फ्यू रिकमेंडेशंस जो आप मतलब गेम्स के फॉर्म में? येस डेफिनेटली, आप बेसिकली ऑल द गेम्स दैट इंक्लूड सेंसेशन, जैसे आप हाइड एंड सीक खेल सकते हो, कलर ब्लॉक्स के साथ खेल सकते हो, आप लीगोस ब्लॉक्स के साथ खेल सकते हो। दे कैन इट कैन इवन डेवलप देयर इमेजिनेशन कैपेसिटी। साथ में आप बच्चे को वैसी गेम्स खेल सकते हो जिसमें मोटर स्किल्स बच्चे के इन्वॉल्व हो। और बच्चे को अगर आप जैसे पार्क ले जाना चाहते हो तो पार्क में भी आप काफ़ी सारी इंटरैक्टिव गेम्स है विद टॉयज़, आप उसको इंटरैक्टिव बना के भी खेल सकते हो। लैडर, स्नेक लैडर्स भी आप ग्राउंड पे खेल सकते हो। सो आई गेस ऑल सर्टन गेम्स इसमें बच्चे का कोई भी किसी भी जैसे कि मोटर या सेंसरी पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, मोटर पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, सो एवरीथिंग इज बेनिफिशियल बेसिकली, ये सब एक्टिविटीज ज़्यादा बेनिफिट करती हैं। जिसमें बच्चे का बेसिकली फिजिकल मूवमेंट प्लस उसको सोचना पड़ रहा है, ऑल दैट इंटरैक्टिव गेम्स आई विल से, वो ज़्यादा बच्चे को हेल्प करेगा उसके ब्रेन को। आपने जैसे बोला कि ये लाइक ऐसे टाइप के जो एक्शंस होते हैं पेरेंट्स के, बहुत बार लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स दे देते हैं बच्चों को, राइट? राइट। So there are a lot of negligence that comes into play when Yes. when they are treating their babies. So medically भी negligence हमेशा होती है कि parents का ही major role रहता है इसमें? So is it about parents का negligence और doctors का negligence? ओके, सो पर्सनली आई वुड से कि डॉक्टर्स की साइड से नेग्लिजेंस होने के चांसेस आर ऑलमोस्ट रेयर अनलेस एंड अनटिल कुछ हुआ हो तो। बट मेजर नेग्लिजेंस जो मैंने अभी तक मेरे थ्रू आउट वर्किंग एक्सपीरियंस या ड्यूरेशन में देखा है, इट्स मेन बिकॉज कि पेरेंट्स किसी और की एडवाइस फॉलो करी हो या पेरेंट्स ने किसी का सुनाया हुआ चीज़ उनके बच्चे पे अप्लाई किया हो, जिससे बच्चे को इवेंचुअली सफ़र करना पड़ता है। इफ़ यू आर जस्ट लाइक टू शेयर वन एक्सपीरियंस, मेरे पास एक विलेज में से एक पेरेंट्स आए थे एंड उनके डॉटर को जस्ट एक और अभी सन हुआ था सो उसके बाद उनको किसी ने विलेज में ऐसा गाइड किया था दैट विद इन 24 आवर्स यू कैन स्टार्ट गिविंग काउस मिल्क अगर मदर को मिल्क नहीं आ रहा हो तो। एंड 4th to 5th डे पे बच्चा हमारे पास आया था विद उसका पेट पूरा फुला हुआ था, बच्चे का कलर पूरा चेंज हो गया था, बच्चे को फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग थी। एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंस, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वो फिर बच्चे को हमें NICU में रखना पड़ा था, 21 डेज़ बच्चा रहा था, उसके बाद डिस्चार्ज किया था। बट ये है कि जो बेसिकली लैक ऑफ नॉलेज और बेसिकली जो पेरेंट्स अपने बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं वो आई वुड सजेस्ट कि वो ना करें। एटलीस्ट अपने जो डॉक्टर्स है, पीडियाट्रिशियन और जो भी जिसे भी आप कंसल्ट करें उनके गाइडेंस से ही कंसल्ट करें। एंड येस कुछ भी मेजर चेंज दिखता है तो डू नॉट टेक अ चांस कि आप बच्चे को खुद ही ट्रीट कर रहे हैं या फ़ोन पे ऑनलाइन पढ़ के ट्रीट करें। मेक श्योर आप एक डॉक्टर को एटलीस्ट कंसल्ट कर लें। यस, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉमन ट्रेंड कि आजकल कुछ भी हो जाता है, अब तो AI भी आ गया है, तो एवरीवन कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो ChatGPT यूज़ करेंगे या तो गूगल कर देंगे। सो ऐसे केस में वन प्रॉब्लम दैट आई फील इज के शायद ईज ऑफ एक्सेस की बात है।
करेक्ट, कि पेरेंट्स को आजकल मोबाइल पे ज़्यादा कन्वीनियंटली इंफॉर्मेशन मिल जाती है. राइट। इज़ दैट द रीज़न कि वो लोग गूगल को ज़्यादा अप्रोच कर रहे हैं? वेल देखो मैं ऐसा तो एग्जैक्टली आई वोंट अग्री टू दिस। यस डेफिनेटली पेरेंट्स को एट द सेम टाइम एट एन ईज उन्हें मिल रही है, बट आई वुड एट द सेम टाइम इवन से कि पेरेंट्स as the parents are becoming much more educated, they are just taking a second opinion but at a wrong place. I Okay. would never suggest कि भाई आप definitely opinion लो but not on the phone. I'll always say कि आप second opinion लेना चाहते हो, you are very free to take a second opinion, but आप make sure कीजिए कि आप opinion ले रहे हो तो कोई एटलीस्ट पीडियाट्रिशियन या डॉक्टर के पास जाइए, एक second opinion कंसल्ट कीजिए. करेक्ट, बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर आपके पास भी बहुत सारे ऐसे डायग्नोसिस पेरेंट्स के Yes. आते होंगे कि मैंने गूगल किया है, बच्चे को पेट अगर उसका फूल गया है तो ये प्रॉब्लम्स हो एग्जैक्टली सकती हैं. एंड बेसिकली जो ऑनलाइन आप जितना भी सर्च करते हो तो उनका काम है आपको बताना, ना कि बेसिकली डायग्नोस करके देना. सो आपके सामने वो 10 कॉज देंगे. सो वो पहले आपको एक केओस क्रिएट करेंगे, एक पैनिक क्रिएट करेंगे. काफ़ी बार चीज़ें ऐसी होती है कि वो रेयर डायग्नोसिस भी आपको बता देते हैं जो होता भी नहीं है. सो आई पर्सनली सजेस्ट कि अगर आपके पास नहीं हो तो यू कैन जस्ट कॉल योर नियरेस्ट डॉक्टर, यू कैन कंसल्ट एटलीस्ट फ़ोन पे, तो आपको बेसिक गाइडेंस मिल जाए. बट आई पर्सनली प्रीफर कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो नियरेस्ट पीडियाट्रिशियन को आप जाके मिल सकते हैं. ओके, सो वीव लिस्टेड डाउन अ फ्यू प्रॉब्लम्स बेसिकली जो सर्च करते हैं गूगल पे. राइट. ठीक है, सो आई विल जस्ट रिसाइट इन फ्रंट ऑफ यू. आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि हाउ ट्रू इज इट और हाउ फॉल्स इज इट. ओके. Okay. राइट. So, is it necessary for baby to receive its first milk in the first hour? Well, this is very much right. Whether it is breast milk or formula feed, formula milk, आप make sure कीजिए कि after birth as soon as possible. Okay. Jaundice is a normal process for every newborn. Right, I will say, but not in first 24 hours. After 24 hours, yes, physiological jaundice होता है, which eventually peaks to a certain age and duration of time. उसके बाद automatically fall down होता है. But yes, अगर आपका बच्चा ज़्यादा पीला दिख रहा है, ज़्यादा येलो दिख रहा है, तो you have to consult a doctor. Okay. Prematurely born babies definitely go to NICU. Yes, definitely. But there are other certain factors that even decide. Like when we talk about premature, so less than 37 weeks, हम बोलते हैं prematurity. So even if a baby is 36 week, weight is sufficiently good enough, तो उसको care नहीं NICU की लगेगी तो भी चलेगा. But till a certain extent, yes, premature babies, when we talk about extremely premature, they definitely go to NICU. Okay. बेबी को हमेशा टमी पे ही सुलाना चाहिए, वो ज़्यादा कंफर्टेबल है उनके लिए. Well, this is false, but yes, tummy time at the same time is important for the babies. हर बार टमी पे सुलाने की ज़रूरत नहीं है, but yes, day 1 से आपको टमी टाइम भी देना है बच्चे को. Okay. The next one is quite interesting. जब भी बच्चा रोता है मतलब वो भूखा है. Okay, well, this is very much wrong. काफ़ी बार मेरे पास पेरेंट्स आते हैं कि बच्चा रो रहा है, हमने दूध पिलाया फिर भी रो रहा है. बट आई विल से कि रोना उनके लिए एक वैसी लैंग्वेज है जिससे वो कम्युनिकेट कर सकते हैं. सो सिर्फ उसको उसके साथ ना रिलेट कीजिए कि बच्चा भूखा है, कुछ और भी चीज़ें गलत हो सकती है. Okay. And the last one is कि vitamin K का shot is very important when a baby is born. This is 100% true. Every baby after birth should receive vitamin K. Okay. Why? Like basically vitamin K एक specific nutrient. Yes. So vitamin K basically babies में एक hemorrhagic disease of newborn है. और बच्चे का secondly जो liver होता है, जो basically सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स और बेसिकली जो क्लॉटिंग पाथवे जिसमें लिवर में जो एंजाइम्स रहते हैं, लिवर वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और बच्चे का लिवर अभी भी थोड़ा इमेच्योर होता है. सो यस, हम विटामिन के उसे प्रोफाइलैक्टिकली दे ही देते हैं. ओके. यस. सो यू आर अ इमर्जिंग यंग डॉक्टर, आपका एज भी काफ़ी यंग है. ठीक है, Yes. हम लोग बोल सकते हैं कि आप आज के ज़माने के हो. करेक्ट. सो वीव डन अ गुड अमाउंट ऑफ रिसर्च ऑन यू. आप एक इनिशिएटिव ऑन इंस्टाग्राम भी आप चला रहे हो, दैट इज़ इन द नेम ऑफ द बेबी डॉग, यस. जिसमें आई हैव गॉन थ्रू सम ऑफ योर रील्स. आप काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन फॉर न्यू बॉर्न्स और उन सबको दे रहे हो. Yes. ठीक है. सो व्हाट इज़ द एंड पर्पस ऑफ दिस इनिशिएटिव? वेल, फर्स्ट थिंग लाइक जैसा मैंने एक शिफ्ट नोटिस किया था व्हाइल आई वाज वर्किंग इन सूरत, एंड people in periphery still lack knowledge till certain extent, whether it's just care about a newborn or care about their children. But my intention was to spread out news or information which was really right. और अकेला मैं नहीं, बस काफ़ी सारे लोग हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे. You see a lot of reels. एग्जैक्टली. Like हाँ, सो मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, सीनियर्स है हु आर डूइंग इट, एंड आई गेस आवर इंटेंशन
is the same for all of us to spread what is right. एंड बेसिकली काफ़ी सारे क्वैक्स जो मार्केट में घूमते हैं एंड जो गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं उनको रोकना. एंड येस, टू एजुकेट पेरेंट्स टिल सर्टन एक्सटेंट कि येस वो एटलीस्ट बेसिक डेंजर साइंस तो पहचान सके और बच्चे को राइट टाइम पे हॉस्पिटल ले आए, जिससे बच्चे का जो बेसिकली जो डेथ काउंट है इंडिया में एज ऑफ नाउ वो काफ़ी कम हो सकता है अगर पेरेंट्स एक बेसिक लेवल तक एजुकेट करे जा सके तो. सो माई एंड बेसिकली ऑल ऑफ दोज हु आर डूइंग दिस, आवर एम इज ओनली दिस टू एजुकेट पेरेंट्स बेसिकली. सो जो पेरेंट्स है उनके भी पेरेंट्स है, राइट? Right, इंडियन इज़ अ वेरी वेरी हम साथ साथ वाला फैमिली है. एग्जैक्टली. सो उनमें अपने पेरेंट्स का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है व्हेन देयर इज़ अ न्यू बॉर्न इन द True. हाउस. तो उसको कैसे नेविगेट करना है? ओके, सो आज के ज़माने के जो लोग हैं, लाइक आई विल से जेन ज़ी जिसकी बात करते हैं, एंड दोज हु आर अबाउट टू बिकम पेरेंट्स एज ऑफ नाउ, सो आई एम वेरी मच श्योर इनफ कि दे आर वेल एजुकेटेड, उनके पास टेक्नो फ्रेंडली है वो लोग, तो उनको इन्फॉर्मेशन रेडी मिल जाती है, द राइट इन्फॉर्मेशन दे इवन कंसल्ट. बट येस, स्टिल सर्टन एक्सटेंट ऐसा होता है कि जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनके टाइम पे जो रिचुअल चलता आ रहा था, उन्होंने कहा कि ये करना है एंड दे हैड टू फॉलो इट. फिर चाहे वो उस टाइम पे कोई बच्चे पे अप्लाई हो चुका हो, बट ये बच्चे पे सही हो या नहीं, वी नेवर नो. सो येस, आपको उनको बैठ के समझाना है क्या गलत हो सकता है. एंड सी, आई विल जस्ट से कि नॉलेज आपको हर जगह से अलग टाइप की मिलेगी, बट एटलीस्ट यू एज अ पेरेंट नीड टू मेक श्योर दैट व्हाट यू आर गिविंग टू योर चाइल्ड, आप जो अपने बच्चे को दे रहे हो वो सही हो. और मेक श्योर कीजिए कि किसी और किसी और की नॉलेज के बेस पे आप अपने जजमेंट चेंज ना कर रहे हो. बिकॉज एवरी बॉडी इज डिफरेंट, एवरी बेबी इज डिफरेंट, Right. केस टू केस बहुत वेरिएशंस आते Right, रहती है, राइट? right. सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि हम लोग एक डॉक्टर को पहले कंसल्ट करें कि व्हाट इज़ राइट फॉर आवर बेबी. एग्जैक्टली. जैसे हम लोग ने बोला, हनी चटाना might not be very deadly but might be deadly to your Yes, baby as yes. well. So again, आपने Gen Z की बात की, millennials की बात की, soon to be parents, right? What about you? Like I'm This is again on a very personal note. Yeah. कि how keen are you for kids, basically? So I guess definitely I will say कि if you guys, I mean those, like my friends, my colleagues and everyone here, even out, those who are listening to me right now, try to have kids because मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई लोग कह रहे इसलिए बच्चे करो, but I mean spending time with kids is fun basically. And if you ask my personal opinion, yes, I like to have kids and definitely to spend time with them. And I'll just try to say कि उनका पर्सपेक्टिव समझने का ट्राई करो, उनको जो चाहिए वो उन्हें उनकी तरह से समझाओ. एट द सेम टाइम यू नीड टू मेक श्योर कि आप जो उन्हें सिखा रहे हो वो सही है, बिकॉज ऐसा हमारी लैंग्वेज में कहते हैं कि जो फर्स्ट 2 years, जो फर्स्ट 5 years होते हैं, दे आर रियली वेरी क्रूशियल बिकॉज 80 to 90% ऑफ द साइज ऑफ एन अडल्ट ब्रेन दे डेवलप बाय दिस एज. सो उन्होंने जो सीखा होता है, दिस इज़ वेरी क्रूशियल. आपको जैसा शेप करना है आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके बच्चे को किस डायरेक्शन में आपको ले जाना है. So yes, and I guess parenting is always fun. I guess you go through ups and downs, but it is just phase of life. So yes. That brings me to my next question. आपका पर्सनल ओपिनियन आपके प्रोफेशनल जजमेंट पे हेल्प करता है? आई मीन, और इज इट वाइस वर्सा कि बिकॉज यू आर अ पीडियाट्रिशियन आपको बच्चे पसंद है, या आपको बच्चे पसंद है इसलिए आप नहीं, pediatrics? एक्चुअली मुझे बच्चे पसंद थे इसलिए मैंने पीडियाट्रिक्स लिया. सो और इसीलिए आई विल से कि माय ओनली थिंग टू बी लाइक मी बिकमिंग अ पीडियाट्रिशियन वाज जस्ट आई यूज्ड टू लव स्पेंडिंग टाइम विद किड्स, टू प्ले विद देम. और उसमें टाइम कहाँ जाता था वो मुझे कभी नहीं पता था. आई मीन डेफिनेटली वर्क समटाइम्स बिकम वेरी हेक्टिक. देयर आर नाइट्स जब हम एज अ पीडियाट्रिशियन, एज अ नियोनेटोलॉजिस्ट नहीं सोते आईसीयूज में, लाइक यू वर्क कॉन्स्टेंटली 40 hours in 2 days. It is very hectic, but yes, it is even rewarding, satisfying in some other ways. I guess जो सिर्फ एक डॉक्टर ही जो काम पहचान सकता है. Yes. सो इफ नॉट अ डॉक्टर, डॉक्टर मनन अरोरा क्या कर रहे होते हैं? So I really don't know. मैंने तो एक्चुअली ये भी नहीं सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा. Well, during my study time I was like an above average kid, not that great, but yes, an above average. सोचा नहीं था कि डॉक्टर तो बन ही जाएंगे. एग्जैक्टली सोचा नहीं था डॉक्टर बन जाऊंगा. Right. But yes, with this time, like during my MBBS, my residency, I started loving my field. I went much more deeper into it in terms of studies. So अगर if not doctor, I really don't know क्या होता. Some or the other, like might be helping my dad. Or if you talk about my hobbies, I love music. So शायद music में कुछ करता. But yes. Okay, so we will have a quick rapid fire round, okay, and then we would conclude this podcast. Yes. So I have a few questions जो one word answers, two word answers में आप बोल सकते हो, ठीक है? Okay.
So let's start. Most common baby issue: I guess excessive crying excessive crying. Best age for vaccination. immediately after birth within 24 hours. Breastfeeding is essential or optional? Essential, always essential. Most overused medicine by parents. Paracetamol drops. Most neglected nutrient. Vitamin D. Vitamin D. D, yes. Okay, and one quality every pediatrician or neonatologist needs: Patience. patience. That's Yes. great. So thank you, Dr. Manan, for such an insightful session with me today Thank on you so Doctors much. of India, obviously. So with this, we will conclude the podcast and hope to see you very soon. Thank you so much. And see आपका baby dog, obviously we are following, so we'll keep in touch through that Thank as you so well. much. And with this, we conclude a very interesting session on pediatrics and neonatology on Doctors of India. And until next time, we'll see you soon.